आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृषि सुधार अधिनियम 2020 अर्थात फार्म रिफॉर्म एक्ट्स 2020। और इसको लेकर के आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और सरकार के काफ़ी प्रयास के बाद भी अभी कोई सोल्यूशन नज़र आ नहीं रहा। तो इसको लेकर के कई लोगों का कहना है कि ये एक्ट एक्चुअली फार्मर्स के फेवर में है, कई लोग कहते हैं कि अगेंस्ट में है। तो हमें उस रोड जाना नहीं है, ना तो हमें फेवर की बात करनी है, ना अगेंस्ट की बात करनी है। हम केवल इसके प्रोविज़न पर, इसके इफेक्ट पर और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। आप स्वयं डिसाइड करना है कि क्या इसमें फेवर में है और क्या अगेंस्ट में है। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लगभग डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए ये तीनों बिल मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख के रख लिए हैं ताकि हमारा कुछ समय बच जाए। और ये सितंबर में ये हमारी संसद द्वारा एक एक्ट में इस बिल को पास किया गया और बाद में इनेक्टमेंट के बाद ये एक्ट बने। तो इसमें जो पहले दो बिल हैं ये नए बिल हैं और ये तीसरा बिल एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट है। ये एक्चुअली 1955 में आया था और इसमें सुधार, इसमें अमेंडमेंट अब किया गया है। तो इस प्रकार ये तीनों बिल मिल करके इसका नाम दिया गया फार्म रिफॉर्म एक्ट्स 2020। अब चलते हैं, पहले को लेते हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट्स 2020। फार्मर प्रोड्यूस, इसको मैंने तीन पार्टों में यदि बांट दूं तो फार्म प्रोड्यूस का मतलब है जो किसान पैदा करता है। और किसान पैदा करने के लिए केवल गेहूँ और चावल ही नहीं है, वो उसके साथ साथ इसके अलावा भी जो सारे प्रोड्यूस हैं जैसे दाल है और आपके फल सब्जी, ज़मीन से पैदा होने वाले वो सारे प्रोड्यूस जो किसान उगाता है वो सारे फार्मर प्रोड्यूस के अंतर्गत आते हैं। उनमें फ्लावर भी है और पशु पक्षी पालन भी उसी में शामिल है, जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और इसके साथ साथ आपका पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, जो गाय भैंस जो दूध उत्पादन फार्मर से करता है, ये सारे फार्मर प्रोड्यूस के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए ट्रेड का मतलब है व्यापारीकरण और ये होता है कॉमर्स वाणिज्यकरण। व्यापारीकरण में इसको ऐसे समझिए, मान लिया कोई आलू है, आलू का रेट 10 रुपये किलो है, वो यहाँ उसको रेट किसान को नहीं मिल रहा तो वो अपनी मार्केट या अपनी मंडी से बाहर जा कर के उसको महंगे रेट पर यदि बेचता है तो ये उसका ट्रेडिंग हुआ, व्यापारीकरण। और कमर्स में आ जाता है कमर्शियल, जो उसको पैक करने के लिए मान लिया कोई गत्ते का कार्टून यूज़ करता है फार्मर्स, तो जो कार्टून, जो गत्ते वाली फैक्ट्री है जो कार्टून बनाती है वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो कमर्शियल के अंतर्गत आ जाती है। और उसको ले जाने के लिए टेम्पू का जो किराया, जो ट्रांसपोर्ट है, वो भी कमर्शियल में आती है। ये हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। प्रमोशन मीन्स बढ़ावा देना और फैसिलिटेशन होता है उसको उसकी सहूलियत देना। यानी इस प्रकार किसान के प्रोड्यूस को व्यापारीकरण और कमर्शियल करते हुए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उसमें किसान उसकी सहूलियत देगी, उसकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। ये इस पहले एक्ट का ये अनुवाद है। ये फार्म प्रोड्यूस को समझने के लिए मैं थोड़ी सी एक चर्चा और यहाँ करना चाहता हूँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारा देश भारत दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? मसालों का, चाय का और दाल का, दूध का और जूट का। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं, चावल, फल सब्जी, कॉटन और ऑयल सीड। ऑयल सीड में मूंगफली और सरसों आदि आती है। और इसके साथ साथ 2019 का आंकड़ा है एग्रोकेमिकल्स के मामले में हम चौथे स्थान पर आते हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। और नेक्स्ट इसके अलावा देखिए लाइव स्टॉक, पालतू पशु के मामले में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पालतू पशु हैं, अर्थात 535.8 मिलियन पालतू पशु इंडिया में है, जो लगभग पूरे वर्ल्ड का 31% है, लगभग एक तिहाई। अर्थात जितने पूरे दुनिया में पशु पाले जाते हैं उनका एक तिहाई पशु केवल अकेले इंडिया में है। ये इसकी समरी है। और नेक्स्ट इरिगेशन लैंड। देखिए इरिगेशन लैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास, हमारे देश में 96 मिलियन हेक्टेयर भूमि
इरिगेशन की भारतवर्ष में है। और इसके साथ साथ खेती करने वाले जो लोग हैं 263 मिलियन पीपल्स जो भारत में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो खेती के बिजनेस में काम करते हैं। ऐसा समझिए कि प्राइवेट बिजनेस में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। और इसके अलावा एंड वी आर टॉप 5 एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में हम 5वें नंबर पर आते हैं एक्सपोर्ट के मामले में, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। अर्थात इसकी लबोलुबाब ये है कि भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर 15% कंट्रीब्यूट करती है और 50% से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ खेती पर डिपेंड हैं। तो इसके प्रोविज़न पर चलते हैं। प्रोविज़न में देखिए इसमें प्रोविज़न ये किया गया है एपीएमसी या आउटसाइड एपीएमसी। यानी पहले मैं बताता हूँ, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कृषि उत्पाद मंडी समिति, जिसको हमारे यहाँ उत्तर भारत में मंडी समिति या मंडी भी बोला जाता है। ये हर स्टेट में इसका नाम अलग हो सकता है, कहीं फल मंडी, कहीं सब्जी मंडी, कहीं कृषि मंडी के नाम से। बहरहाल वो सबका मतलब एपीएमसी से ही है। तो इस एक्ट में छूट दी गई है कि किसान अपने माल को एपीएमसी में भी बेच सकता है और एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा और पीछे जाते हैं आज़ादी से पहले, और ये समझना चेन ऑफ लिंक फार्मर का ये बहुत आवश्यक है। इससे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आगे को इन एक्ट्स को के प्रोविज़न को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो देखिए आज़ादी से पहले चलते हैं। आज़ादी से पहले किसानों की हालत क्या थी? उस समय क्या जमींदारी प्रथा थी, और जमींदार किसान को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं था, उसको कोई ओनरशिप नहीं थी। किसान केवल कल्टीवेट कर सकता था और जमींदार के पास सारी पावर ओनरशिप होती थी। तो जमींदार और गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में क्या था, एक समझौता इस प्रकार का था कि उसके प्राइस फिक्स थे लैंड के, और वो जमींदार से तय था, मान लिया 1 एकड़ का उसे 10 रुपये लेना है, तो वो उस हिसाब से उनका तय होता था। गवर्नमेंट को किसान से कोई लेना देना नहीं था, किसान की हालत से कोई मतलब नहीं था, और ना ही गवर्नमेंट उस मामले में कोई इंटरेस्टेड थी। तो जमींदार क्या करते थे? जमींदार किसानों के, जैसी किसान की फसल पकी वो उसके खेत पर जाते थे उसके आदमी, और उसके प्रोड्यूस का अपनी मर्जी के हिसाब से 1/3 से लेकर के आधी क्रॉप वो उठाकर ले आते थे। तो ये, और किसान को तब तक अपनी माल को घर ले जाने की भी अनुमति नहीं थी कि जब तक वो अपना हिस्सा जमींदार लेकर ना चला जाए। और हालत ये थी कि कोई भी किसान अपने घर में माल को ले ना जाए, इसलिए उसको चौखट और दरवाज़ा लगाने की भी अनुमति नहीं थी, और वही किसान चौखट या दरवाज़ा अपने घर पर लगा सकता था जिसको जमींदार परमिशन कर दे। तो आप समझ सकते हैं क्या पोजीशन थी। अब आते हैं आज़ादी के बाद। देखिए आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा तो ख़त्म हो गई, लेकिन और 4 प्रकार के किसान हुए। भूमिधर भी ट्रांसफर राइट्स, जो संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1 का काश्तकार, दूसरा हुआ भूमिधर भी नॉन ट्रांसफर राइट असंक्रमणीय भूमिधर, और तीसरा आसामी, और चौथा गवर्नमेंट लेसीज को सरकारी पट्टेदार कहा। लेकिन इन चारों की समस्याएं कॉमन थी। इनको क्या, जब माल उनका फसल पक करके, तो उसको माल को बेचने के लिए वो कहाँ जाते थे? वो लोकल ट्रेडर के पास जाते थे, स्थानीय व्यापारी को माल को बेचते थे। स्थानीय व्यापारी उनसे औने पौने दामों में उसको माल को खरीदते थे, और किसान की मजबूरी भी थी क्योंकि वो उसको फसल को बोने से पकाने तक के लिए उससे उधार लेता रहता था, और क्योंकि ट्रेडर्स शुरू से ही पैसे वाले लोग रहे हैं, तो वो उसकी उधारी इतनी हो जाती थी, उसको उन्हीं के एग्रीड प्राइस पे माल को बेचना होता था किसान को। ये हालत चली थी। इस किसान की इस दयनीय दशा को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट 1955 में एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से लेकर के आई, जिसको मैं पहले भी मैंने इसकी चर्चा की। इसमें फिक्स प्राइस का प्रावधान रखा गया कि इस प्राइस से, इस फसल का ये प्राइस रहेगा और इससे नीचे कोई इसको खरीद नहीं सकता। तो देखिए कानून बनाना अलग बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कोई गवर्नमेंट की कोई मशीनरी तो बीच में थी नहीं। तो क्या था, किसान माल को लेकर के जाते थे, तो जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स उसमें 10 कमी बता करके कि तुम्हारे माल में ये कमी है, उसके रेट ये लगेंगे, तो वो रेट उनको उनकी ही एग्रीड प्राइस पे उसको फिर वो देना इसलिए होता था। दूसरी बात ये थी कि किसान के पास को गोडाउन नहीं था माल को इकट्ठा रखने के लिए, उसको पैसे की भी ज़रूरत होती थी। तो कई सारी ऐसी किसान के सामने प्रॉब्लम्स थी जो उनके ही एग्रीड प्राइस पर फिर भी माल को बेचना उसको पड़ रहा था। यानी लगातार किसान का शोषण चलता रहा। किसान की फिर इस दयनीय दशा को देखते हुए
गवर्नमेंट ने 1963 में फिर अमेंडमेंट किया और वो एक एपीएमसी एक्ट लेकर के आई, हम जिसका अभी तक जिक्र कर रहे थे। एपीएमसी एक्ट का मतलब था कि फार्मर्स का जो माल है वो इस मंडी में, ये जो मंडी है, मंडी बनाई थी, हर शहर में मंडी होगी, कृषि मंडी, और इस मंडी के बाउंड्री के, फिजिकल बाउंड्री के अंदर ही ट्रेडर्स आकर के माल को, किसान के माल को खरीदेंगे। वो वहाँ एक रेगुलर अथॉरिटी होगी जिसके सुपरविज़न में ट्रेडर माल खरीदेंगे और किसान वहाँ माल बेचेगा। इसका मतलब केवल यही था कि वहाँ ये इंश्योर किया जा सके कि फिक्स प्राइस पर किसान का माल ट्रेडर खरीद रहा है, और ट्रेडर्स लाइसेंस होगा ट्रेडर्स का, ये सब उसमें सुविधा रखी गई। इनको हम यहाँ की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में आड़तीय भी बोला जाता है, आड़ती, ये इन लोकल ट्रेडर को। तो देखिए काफ़ी किसान का शोषण कम हुआ, और ये उस समय की सरकार का बहुत सराहनीय कदम भी था। उन्होंने प्रयास किया किसान की दशा को देखते हुए कि उसकी स्थिति सुधर जाए, लेकिन उस समय भी ट्रेडर्स ने इन भोले वाले किसानों को भड़का करके आंदोलन कराया और किसानों ने आंदोलन किया भी। इस एक्ट में किसानों का शोषण कुछ कम हुआ, लेकिन दूसरे प्रकार का शोषण शुरू हो गया उनका। वो क्या था, किसान ट्रेडर्स थे वो आपस में सिंडिकेशन कर लेते थे, ग्रुपिंग कर लेते थे। क्या था, मान लो कि एमएसपी 1800 रुपये है, गेहूं का रेट 1800 रुपये प्रति क्विंटल है, तो वो जो आड़ती है उसमें 100 कमी निकाल करके उसमें कहते थे कि हम तो तुम्हारा माल को 1600 रुपये से ज़्यादा का नहीं खरीद सकते। तो अब वो किसी दूसरे के पास जाएगा, वो भी 1600 बताएगा। किसान की मजबूरी होती है कि वो क्या करे, मंडी में कब तक माल को लेकर के पड़ा रहे, गोडाउन उसके पास है नहीं, ले जाने लाने का भाड़ा लगता है, और इस सारी उसको आखिर में उसको उसी के एग्रीड प्राइस पर माल को दे करके आना होता था। और देखिए इसके बाद ट्रेडर्स कितनी होशियारी करते थे या करते हैं, वो आपस में मिल करके ऑफलाइन बिल बनाकर, एमएसपी पर बिल बनाकर वो सारे सिस्टम को नॉर्मलाइज भी करते हैं और उस माल को स्टॉक भी करते हैं और अपने हिसाब से बाद में रिटेलर में बेचते भी हैं। तो ये जो शोषण था ये लगातार एपीएमसी मंडी में चलता रहा। इन सबको देख करके गवर्नमेंट इन कानूनों को लेकर के आई। इन एक्ट का मतलब ये है कि एपीएमसी में तो माल को बेच ही सकता है, वो एपीएल इस मंडी के बाहर भी बेच सकता है, डायरेक्ट माल को बेच सकता है, अर्थात वो फैक्ट्री के गेट पर जाकर भी बेच सकता है और अपने खेत पर भी माल को बेच सकता है, कोल्ड स्टोर को दे सकता है, किसी एक्सपोर्टर को दे सकता है। मान लिया आटा बनाने वाली कोई कंपनी है, तो पहले क्या था, वो ट्रेडर से गेहूं खरीदती थी, तब आटा बना करके रिटेलर को, उपभोक्ता को बेचती थी। किसान से लेने का उसकी कोई उसको किसान से नहीं माल को ले सकती थी। इस एक्ट के आने के बाद अब डायरेक्ट किसान उस कंपनी को गेहूं दे सकता है अपने प्राइस पर तय करके। दूसरा इसका बेस्ट उदाहरण है शुगर केन, गन्ना। देखिए गन्ना एपीएमसी से बाहर आता है, तो शुगर मिल अपने गेट पर भी गन्ने को खरीदती है और किसान के खेत पर जाकर सेंटर लगा करके भी माल को लाती है, और वो उसका फिक्स उसका किराया होता है। यानी गवर्नमेंट रेट तय करती है, जो एमएसपी रेट होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, उस रेट पर माल को खरीदती है और वो दोनों तरीके से उसको खरीदती है, उसमें किसान को कोई नुकसान नहीं है। तो शुगर केन इसका बेस्ट उदाहरण है। अब यहाँ भी किसानों की डिमांड है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, एमएसपी से नीचे कोई किसान की कोई फसल नहीं खरीद सकता। तो इसमें यहाँ मेरा अपना आइडिया है, यदि एमएसपी पे ये कानून बना कि कोई एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता और वो जेल जाएगा, तो मान लिया एमएसपी 325 रुपये है गन्ने की, सपोज दैट, तो शुगर मिल तो 325 में परचेज कर रहा है। अब जो मिठाई बनाने वाले छोटे वो हैं, कोल्लू जिनको बोलते हैं हम, पावर हैं, वो उनको भी मजबूरी में 325 ही रेट खरीदना पड़ेगा। तो ये कंट्रोवर्सी कुछ हो सकती है, ये सोचने का विषय है आगे। और इसका नेक्स्ट प्रोविज़न देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रोविज़न इसमें दिया गया है कि किसान ऑनलाइन भी माल को अपने बेच सकता है। जिस प्रकार से जूते बनाने वाली कंपनी हो, कोई सूट बनाने वाली कंपनी हो, वो ऑनलाइन अमेजोन के माध्यम से या फ्लिपकार्ट के माध्यम से अपने माल को बेचती है, इस प्रकार से किसान क्यों ना ऑनलाइन माल को ट्रेडिंग करे। ये व्यवस्था इसमें रखी गई है। और ऑनलाइन का इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि
जैसे शेयर मार्केट में शेयर के रेट ऑनलाइन आते हैं, शेयर रेट महंगा हुआ तो आ सकते हो और शेयर का रेट डाउन हुआ तो आप उसको स्टॉक कर सकते हो। इस प्रकार से इसमें आने वाले टाइम में, या इसकी ये दूसरी व्यवस्था ये हो सकती है गवर्नमेंट की, जैसे गवर्नमेंट की अपनी ऐप होती है, OLX पे जाकर के आप अपने माल को बेच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो आगे कोई भविष्य में ये कल्पना की जा सकती है कि गवर्नमेंट कोई अपनी एक ऐसी ऐप बना दे जिसमें किसान का भी रजिस्ट्रेशन हो, अपनी आईडी कुछ कागज़ दिखा करके, और उन कंपनियों का भी आईडी वाईडी लगा करके उनकी भी उसमें आईडी हो। तो अपना माल का, जैसा मुझे गेहूँ बेचना है तो मैंने उसमें क्लिक किया, डाल दिया, तो जो भी कंपनी आसपास की देख रही वो परचेज करेंगी, उसमें रेट कोट होंगे। तो इस प्रकार से भी कोई ऐप गवर्नमेंट की भविष्य में हो सकती है कि इससे आसानी से इसको माल को ऑनलाइन इसकी बिक्री हो सके। अच्छा, इसमें एक प्रोविज़न देखिए, नो टैक्स फी, यानी इसमें स्टेट गवर्नमेंट APMC के फिजिकल बाउंड्री के अंदर तो अपना टैक्स और लेवी लगा सकती है। जो फीस जो माल किसान ऑनलाइन बेचेगा या फैक्ट्री को डायरेक्ट बेचेगा, या उस ऐसा माने कि APMC की बाउंड्री के बाहर जो माल बिकेगा उस पर कोई गवर्नमेंट ना कोई फीस ले सकती है, ना टैक्स लगा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, APMC के बाहर बेचना माल को गैरकानूनी माना जाता था और उसको पकड़ा जाए तो उस पर वो टैक्स और लेवी, वो गवर्नमेंट की फीस लगती थी। मोनोपोली ट्रेडर्स की समाप्त करने का प्रयास इस एक्ट में किया गया है, मैं ऐसा मानता हूँ। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट के केस में यदि स्पॉन्सर और किसान के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो देखिए बहुत ही लो लेवल पर ये SDO सब डिविजनल ऑफिसर को ये पावर इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है कि वो यहाँ कोई भी किसान यहाँ एप्लीकेशन देगा, SDO उसको सुनेगा, वो अपने लेवल पर नीचे एक कमेटी बना सकता है, सुलह समझौते के आधार पर अगर होता है तब ठीक है, वरना फिर दोनों पक्षों को बुला करके SDO उसको मामले को सुनेगा और एक दिन 30 डेज के अंदर, विदिन 30 डेज उस मामले का निपटारा करेगा। तो यहाँ यही देखा गया है कि और इसमें सिविल कोर्ट में जाने का कोई मामला उसमें नहीं है। सिविल में जाने का मतलब ये खारिज किया गया है कि सिविल में जाने से वकीलों का झंझट हो जाता है, तारीख लगती है, लंबा मामला खींचता है। तो गवर्नमेंट ने यह त्वरित फैसला किसान के हक में हो, इसलिए ये लो लेवल पर SDO को ये पावर दी गई है। हालांकि SDO को सिविल की पावर रहेगी, लेकिन सिविल कोर्ट में इस मामले को नहीं ले जाया जा सकता, ऐसा इस एक्ट में दिया गया है। यहाँ भी किसानों की ये मांग है कि हमें सिविल में मुकदमा कायम करने की अनुमति दी जाए। और यदि कोई पार्टी यहाँ डिसएग्री करती है SDO के ऑर्डर को, तो वो फिर कलेक्टर के यहाँ एक अपील कर सकती है और कलेक्टर को भी ये सर्टेन राइट रहेगा कि वो 30 डेज के अंदर मामले का निपटारा करे। तो ये पूरा इस एक्ट का प्रोविज़न थे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एक्ट। सेकंड एक्ट फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, यानी किसान को एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना और उसको संरक्षण देना, किसके द्वारा? एग्रीमेंट के द्वारा, और उसके एग्रीमेंट के द्वारा उसके प्राइस फिक्स करना, उसके जो फसल के जो रेट होंगे उसका आश्वासन देना, और फार्म सर्विसेज यानी कृषि सेवाएं उपलब्ध कराना, ये इस एक्ट का मेन उद्देश्य है। कृषि सेवा में आ जाते हैं ऐसे खाद, बीज और आपका फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, और उसी के साथ साथ कोई किसान की जो ज़मीन उसकी मिट्टी का परीक्षण कराना, ये सारी चीज़ें फार्म सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। एग्रीमेंट शब्द है, एग्रीमेंट को एक्चुअली हिंदी में इसको अनुबंध बोलते हैं और उर्दू में इसको इकरारनामा, इकरार करना भी कहा जाता है कोई चीज़ लिखित में। तो देखिए इसके जो प्रोविज़न है, इसको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जा रहा है। यानी जैसे यदि कोई, जैसे आप ये समझिए कपड़ा सिलने वाली कोई कंपनी है और वो किसी स्कूल में सारे बच्चों की ड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और कॉन्ट्रैक्ट वो उसकी बच्चों की नाप ले, उसके पैसे तय कर ले, उसके बाद सिल करके उसको ऑन विद इन टाइम उसको स्कूल में पहुंचा दे। तो यदि उसको स्कूल का और स्कूल का के अलावा अगर उसको पूरे ज़िले के स्कूल की अगर बच्चों की ड्रेस सिलने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो कोई भी कंपनी काम करना चाहेगी। तो इस एक्ट का मेन पर्पस किसानों को
कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में लाना है एग्रीमेंट के थ्रू। तो अब इसमें फसल का एग्रीमेंट के लिए तय करना है प्राइस, एक तो रेट तय करने की, किसान को अपनी शर्तों के अनुसार उस अनुबंध में ये बातें लिखनी होगी कंपनी के साथ समझौता करके कि मुझे इतने पैसे इस फसल के चाहिए। और फसल, खड़ी फसल का भी एग्रीमेंट कंपनी से किसान कर सकता है और फसल को उपजाने के बाद जब क्रॉप तैयार होती है उसके बाद भी कर सकता है। ये इस एक्ट का मुख्य। अच्छा, एग्रीमेंट में केवल क्रॉप का यहाँ जिक्र है, उसकी ज़मीन न तो गिरवी रखी जाएगी, न ज़मीन पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, और न ही एग्रीमेंट में कोई ऐसी बात मेंशन की जा सकती है। यदि कोई मेंशन करती है कंपनी या कोई भी स्पॉन्सर, तो वो फिर अपने आप में नल एंड वाइड माना जाएगा एग्रीमेंट ऐसा। दूसरे, इस एग्रीमेंट का जो पीरियड होगा वो मैक्सिमम 5 साल एक बार में, किसी भी कंपनी से 5 साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट एक बार में कोई किसान नहीं कर सकता या कंपनी नहीं कर सकती। दूसरी, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फसल का जो रेट होगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस भी किसान अपनी शर्त से उसको इसमें मेंशन कर सकता है। यदि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा या किसी वजह से फसल नष्ट हो जाती है तो किसी भी कंडीशन में उसकी ज़मीन को, चाहे कंपनी को कितना भी नुकसान हो जाए, उसकी ज़मीन को गिरवी या उसको ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात इस एक्ट में लिखी गई है। और दूसरी बात, डिलीवरी कंपनी उस किसान को मुहैया कराएगी, और किसी वजह से यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या बैंक की या छुट्टी पड़ जाए तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर वो भी रिटर्न में किसान को कंपनी को देना होगा। नेक्स्ट, कंपनी किसान के खेत पर आकर के माल को खरीदेगी, किसान को कहीं अपना माल लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट। यदि डिस्प्यूट के मामले में यदि कंपनी या किसान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वही सेम अथॉरिटी लॉ लेवल पर, जिससे किसान का त्वरित फैसला हो जाए, SDO सब डिविजनल ऑफिसर को ही एम्पावर इसमें भी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं एक्ट नंबर 3, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये 1955 में एक्ट आया था। इसके बाद इसमें बीच में एक आध बार इसमें अमेंडमेंट हुआ और अब इस साल 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इसका मेन पर्पस एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट को यदि उसकी मार्केट में रेट हाई हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर रहेगी कि उसके रेट को रेगुलर कंट्रोल करने के लिए वो स्टॉकिस्ट्स को ये आर्डर दे सकती है कि माल आप सर्टेन लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, माल को मार्केट में उतारना होगा ताकि उसके रेट कंट्रोल हो जाएं। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें रहेगी। किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी घोषित करके उसके रेट को तुरंत कंट्रोल कर सकती है। जैसा आपने देखा होगा कोरोना काल में हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क के रेट एकदम हाई पहुंच गए थे, तो उससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने इसी कानून का, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का प्रयोग करके उसको एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया और उसके रेट 1 रुपये में 2 ml से ज़्यादा का कोई नहीं बेच सकता, यानी 50 रुपये में 100 ml से ज़्यादा पूरे भारत में हैंड सैनिटाइज़र को अब कोई बेच नहीं सकता। इसी प्रकार से फेस मास्क के रेट कंट्रोल किए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्राइस राइज होने की कंडीशन में ही करेगी। यदि मान लिया सब्जी वाला जो आइटम है उसके रेट यदि 100% बढ़ जाते हैं तब, और जो नॉन वेजिटेबल हैं, जैसे जो ख़राब देर से होने वाले जो प्रोड्यूस हैं, जैसे दाल हुई और आपके गेहूं, चावल आदि, इनमें 50% की यदि वृद्धि हो जाएगी तब गवर्नमेंट अपने इस राइट का प्रयोग कर सकती है और उसको नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी में घोषित करके उसको तुरंत स्टॉकिस्ट्स को ऑर्डर दे सकती है, या वो जो और उचित समझे उस समय वो वैसा करने के लिए कर सकती है। तो मैं समझता हूँ आपको इस एक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। एक बार पुनः इसका कंक्लूजन करते हैं। इस फार्म रिफॉर्म एक्ट आने के बाद जो इफ़ेक्ट होंगे, APMC एक्ट वीक हो जाएगा क्योंकि जो किसान का जो प्रोड्यूस है वो इस मंडी के बाहर ऑनलाइन और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कंपनी को बेचा जाएगा। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि उसका जो स्टेट का रेवेन्यू है वो केवल
APMC यानी मंडी के अंतर्गत ही आता है। बाहर कोई माल बेचा जाएगा तो उसमें गवर्नमेंट अपनी कोई फीस नहीं ले सकती। तीसरी चीज़, ट्रेडर्स जिन्हें हम आड़ती बोलते हैं, उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी और कोई आम आदमी भी, कोई साधारण व्यक्ति भी जिसके पास पैन कार्ड है वो इस काम को कर सकता है, ट्रेडर वाले वर्ग को, और अपना कमीशन ले सकता है। तीसरी चीज़, फार्मर के पास विकल्प रहेगा, वो APMC में तो माल बेच ही सकता है, APMC के बाहर वो ऑनलाइन भी माल को बेच सकता है और कंपनी को डायरेक्ट भी माल बेच सकता है। किसान के माल की मिनिमम की और मैक्सिमम की गारंटी होगी एग्रीमेंट के थ्रू। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान की मान लिया कोई फसल नष्ट हो जाए या फसल की क्वालिटी डाउन हो जाए तो भी कंपनी उसकी ज़मीन को न तो गिरवी रख सकती है और न ही उस पर कोई वाद दायर कर सकती है। यदि ऐसा एग्रीमेंट में कोई मेंशन होती है कोई ऐसी बात, तो वो एग्रीमेंट भी नल एंड वाइड समझा जाएगा। यानी किसान को ज़मीन से किसान की कोई भी कंपनी चाहे कितना ही नुकसान हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसकी क्रॉप का ही उसमें प्रावधान दिया गया है, वो भी मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए एक बार। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में यदि किसी प्रोड्यूस के रेट हाई हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है जब उसके रेट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो बिल है ये ज़्यादातर किसान के हित में है और नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर विद अदर and subscribe channel also. Thank you.